ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्र ऑनलाइन क्लास में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार और आभार हमसे जुड़ने के लिए। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 वंशागति और विभिन्नताओं का सिद्धांत, जिसमें हमने स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था और हमने ये जाना था कि वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। और आनुवांशिक लक्षणों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे आनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। आज के इस पार्ट में हम लोग समझेंगे जेनेटिक्स की कुछ जो टर्मिनोलॉजी होती है, शब्दावली होती है, जिसकी हेल्प से आप जेनेटिक्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो उन टर्मिनोलॉजी को आज हम समझने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिना किसी पार्ट को स्किप किए कंप्लीट वॉच करिएगा और साथ साथ में नोट्स पर भी लिखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जीन से, चूंकि जेनेटिक्स बनी ही जीन से है कि ऐसा है ना। पहले की क्लासों में हम पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि डीएनए की वह छोटी सी संरचना जिस पर आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं जीन कहलाती हैं, अर्थात जीन ही जिम्मेदार होते हैं आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने के। जीन में जो आनुवांशिक सूचनाएं संचित होती हैं वो किस रूप में होती हैं? जेनेटिक कोडांस के रूप में होती है। और जेनेटिक कोडांस क्या होते हैं आगे इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे जब लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे और डीएनए के बारे में कंप्लीट वहां पर हम सीखेंगे। तो अगर बात करें जीन की, तो जीन जो होते हैं, जीन गुणसूत्र पर स्थित वह रचना है जो आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है, अर्थात गुणसूत्र पर उपस्थित, गुणसूत्र में ही तो डीएनए होते हैं, तो गुणसूत्र पर उपस्थित वह संरचना जो आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है, क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। जीन शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम 1909 में जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जॉनसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। मेंडल ने स्टार्टिंग में जीन को, चूंकि तब जीन शब्द नहीं आया था, तो इसे कारक के रूप में, फैक्टर के रूप में माना था। और उन्होंने ये कहा था मेंडल ने कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं को कोई कारक लेकर के जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि जीन क्या होते हैं? क्रोमोसोम की वह छोटी से छोटी संरचना जो आनुवांशिक सूचनाओं को या आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है, क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। जीन कहाँ उपस्थित होंगे? डीएनए पर। डीएनए कहाँ उपस्थित होगा? गुणसूत्र में। गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होगा? केंद्रक में। केंद्रक कहाँ उपस्थित होगा? कोशिका में। और कोशिका कहाँ उपस्थित होगी? हमारे शरीर में। ओके, अब अगला बात करते हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो ये कन्फ्यूजन आपका आज दूर जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं दो शब्दों को लेकर के होता है। एक होता है जीन और दूसरा शब्द है एलील। इसका कन्फ्यूजन आप आज जरूर क्लियर कर लीजिएगा। तो एलील समझने से पहले आप एक एग्जाम्पल समझिए। हम मान लेते हैं कि कोई मोबाइल कंपनी है जिसने एक सीरीज लॉन्च किया मोबाइल की, जिसका नाम है एम सीरीज, और उसने M1 मोबाइल एक मोबाइल बनाया जिसका नाम है M1। अब मोबाइल क्या है? M1 ओरिजिनल मोबाइल है, क्लियर। और इसके वेरिएंट्स बनाए जैसे 2GB, 4GB, 3GB ले लेते हैं, 3GB, 4GB और 6GB। ऐसे ही सबसे हायर वेरिएंट बनाया उसने 8GB। क्लियर हो गई बात? तो एक मोबाइल है, एक मोबाइल कंपनी है जिसने एक मोबाइल बनाया और उस मोबाइल का नाम रखा उसने M1। क्या नाम रखा? M1। अब इसकी सीरीज में आगे M2 आएगा, उससे हमको नहीं मतलब है, M1 मोबाइल मानते हैं। और इसके कितने वेरिएंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 वेरिएंट्स हो गए इसके। 2GB रैम का है, 3GB रैम का है, 4GB रैम का है, 6GB रैम का है और 8GB रैम का है। तो ये अलग अलग क्या हो गए? वेरिएंट्स हो गए, अर्थात ये इससे भिन्न है। ये भी M1 मोबाइल है, इसको आप क्या बोलेंगे? ये भी तो सेट बोलेंगे, M1 सेट है हमारा। ये भी क्या है? M1 है। ये भी M1 है, ये भी M1 है, ये भी M1 है। लेकिन ये सब एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, अर्थात वेरिएंट्स हैं या डिफरेंट्स हैं। क्लियर बात हो गई? तो अगर हम इसे जीन लेकर चलते हैं, ध्यान से समझिएगा, तभी आप जीन और एलील कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। हम मान के चलते हैं
कि ये हमारा जीन है। क्लियर, M1 सीरीज हमारा जीन है जिसके ये क्या है, एलील्स हैं। ये क्या है, एलील हैं। अभी हमने आपको एलील समझाया नहीं है, बस एक एग्जांपल से आपको समझा रहे। एलील अपने आप आपको समझ आ जाएगा। तो M1 क्या है, मोबाइल जो था वो जीन है और उसका 2GB 3GB 4GB 6GB 8GB ये सब क्या है, उसके एलील्स हैं। अर्थात जीन के अल्टरनेटिव्स को या वेरिएंट्स को ही हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। जैसे अगर शूटिंग गेम्स की बात करें तो हम ले सकते हैं जैसे पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया। ये क्या है मोबाइल गेम ही, लेकिन अलग अलग वेरिएंट्स हैं। पता चले जो हायर वेरिएंट्स है वो प्रभावी रहेगा, जो लोअर वेरिएंट्स है वो प्रभावी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भी बात वही है कि ये जीन का अप्रभावी लक्षण है। जब कंपेयर करेंगे तो 2GB 8GB की अपेक्षा क्या हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप? बहुत इस टर्म को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो एलील टर्म आया था वो किसने दिया था, बेटसन ने दिया था। किसने दिया था, बेटसन ने दिया था। कौन से सन में, 1906 में। बात हमारी समझ आई आपको? 1906 में बेटसन ने एलील शब्द दिया था, अर्थात जीन शब्द से पहले एलील शब्द का प्रयोग किया गया था। अब बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते, सर पूछते कि तो फिर जीन क्या है, अगर सभी एलील हैं तो जीन क्या है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें से M1 मोबाइल कौन सा है, ये सभी M1 मोबाइल हैं, है ना। इसमें हम इसको नहीं M1 बोल सकते, ना ही इसको बोल सकते, सभी M1 है। इसमें से ना कोई ओरिजिनल है ना ही कोई डुप्लीकेट है। ये अलग अलग वर्जन है या अलग अलग वेरिएंट्स हैं, इसीलिए ये सभी जीन्स हैं और ये सभी जीनों के वेरिएंट्स हैं या एलील हैं। ऐसे समझ सकते हो जैसे एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसका जो विभिन्न वर्जन आता है, एंड्रॉयड 1 2 3 4 5 10, है ना। तो ये सब क्या है, इसके भिन्न भिन्न वेरिएंट्स। अब 10 में ज़्यादा फंक्शन है तो वो प्रभावी होगा और 8 में कम फंक्शन है तो वो अप्रभावी माना जाएगा, अगर दोनों के लक्षण को हम कंपेयर करेंगे। लेकिन ओरिजिनल एंड्रॉयड कौन है तो आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सभी उसके ही क्या हैं, वर्जन है। बात समझ में आ गई? जैसे आप व्हाट्सएप चैटिंग के दौरान समझने का प्रयास करिएगा, व्हाट्सएप चैटिंग के दौरान अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, इमोजी का प्रयोग करते हैं। अब उसमें से कौन सी इमोजी है और कौन उसका वेरिएंट्स है ये आप नहीं जान सकते। आप अलग अलग अपनी एक्सप्रेशन व्यक्त करने के लिए अलग अलग इमोजी का प्रयोग करेंगे और जो ये इमोजी होगी उसे हम कहेंगे एक लक्षण है, वो एक जीन है और उसके जो अलग अलग प्रकार हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, वो एलील्स हैं। तो बात समझ में आ गई? जो एलील होते हैं वो जीन के वेरिएंट्स होते हैं, अर्थात जो जीन मौजूद मिलेगा आपको अध्ययन के दौरान वो किस रूप में मिलेगा, एलील्स के रूप में मिलेगा। अगर कोई देवता है वो एक से अधिक अवतार लेता है तो उसके अवतार क्या हो जाएंगे, एलील्स हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, तो ये सब क्या है, उसके एलील्स हैं। विंडोज को हम मान लेते हैं वो जीन है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ आ चुका है एलील क्या है। अब एलील समझते हैं। एलील को कहा जाता है युग्म विकल्पी। क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी। युग्म का मतलब होता है जोड़े के रूप में और विकल्पी का मतलब होता है अल्टरनेटिव। जैसे पबजी बैन हुआ तो लोग सोच रहे हैं कि पबजी का अल्टरनेटिव क्या होगा, तो ऐसे ही उसका भिन्न भिन्न रूप ही तो ढूंढ रहे हैं कि अलग अलग वेरिएंट्स में हमको मिल जाए। पबजी ने स्वयं पबजी का एक वेरिएंट लॉन्च किया, अल्टरनेटिव लॉन्च किया पबजी लाइट, जिससे कि जिनके रैम कम हो वो भी उसको चला सके। तो बात एक ही है लेकिन उसके वर्जन जो है वो अलग अलग है। तो वर्जन अलग अलग होना ही क्या कहलाता है, एलील्स कहलाता है। जैसे आँखों का जो कलर होता है उसके जीन्स होते हैं और आँखों के कलर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं सब में, तो वो उसके क्या हो गए, वेरिएंट्स हो गए, तो उन्हें हम कहेंगे एलील। अब तो समझ आ चुका होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश किया है कि एलील आपको समझ जरूर आ जाए, क्योंकि ये ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है। अगर आज की वीडियो के बाद भी जीन और एलील में कन्फ्यूजन बना रह जाए तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। बात करते हैं तो युग्म विकल्पी, इनको कहा जाता है एलीलोमार्फ। एलीलोमार्फ को ही शॉर्ट टर्म में छोटा करके बोला जाता है एलील। क्या बोलते हैं, एलील। छोटे टर्म में इसको एलील बोलते हैं, वैसे इसका नाम एलीलोमार्फ है। यह समान जीन के एकांतरणीय अर्थात अल्टरनेटिव रूप को दर्शाता है।
कोई जीन है और उसके ये अल्टरनेटिव को दर्शाता है। जैसे एक लंबाई लक्षण के अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये इसके अल्टरनेटिव हो जाएंगे। इसमें कम फंक्शन होंगे और इसमें अधिक फंक्शन होंगे। ये प्रभावी होगा और ये अप्रभावी होगा। एज लाइक इट, हमने आपको समझाया कि सभी अमोन मोबाइल है, लेकिन उसका हायर वेरिएंट है और लोअर वेरिएंट है। तो ये भी क्या होते हैं, जीन के वेरिएंट होते हैं। जीन के डिफरेंट वेरिएंट्स को ही हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, एलील्स कह सकते हैं। अर्थात एक परिभाषा आप और दे सकते हो कि जीन के एक से अधिक भिन्न रूपों को या संभावित भिन्न रूपों को क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं, तो ये हो गई बात जीन और एलील की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था आज का कि जीन और एलील आपको समझ आना चाहिए। वह संरचना जो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। जीन में आनुवांशिक सूचनाएं कोडांस के रूप में संचित होती हैं, सुरक्षित होती हैं। अब जो जीन होता है उसके जो डिफरेंट काइंड्स होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, या डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनको ही हम कहते हैं एलील्स कहा जाता है। अर्थात जब हम पढ़ रहे होंगे तो हमें जो पढ़ाया जाएगा या जो हम पढ़ेंगे वो एलील्स के रूप में ही होगा। एलील्स आपने जरूर देखा होगा, ये भी थोड़ा समझा देते हैं कि ये दो रूपों में ऐसे लिखा होता है। एलील युग्म के रूपों में क्यों लिखा होता है, ऐसा आपने कभी सोचा? क्योंकि जीव का जो निर्माण होता है वो द्विगुणित होता है। ऐसे में एक तरफ नर और मादा दोनों तरफ से जो एलील्स आते हैं और उनका क्या होता है, युग्म बनता है, इसीलिए इसको युग्म विकल्पी ही कहा जाता है। तो इसीलिए ये युग्म होता है और इसमें हो सकता है ये माता से आया हो या पिता से आया हो, ये तो संकरण कराने पर ही पता चलता है और संकरण हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं जीन प्रारूप की। जीन प्रारूप की क्या होगी कि जो उसकी स्ट्रक्चर होगी, जो उसकी जीनी संरचना होगी या जीनी संगठन होगा, उसे ही हम कहेंगे जीन प्रारूप। जीन प्रारूप बाहर से देखा नहीं जा सकता, बाहर से आपको नहीं पता चलेगा इसकी जीन संरचना कैसी होती है। तो किसी जीव का आनुवांशिक संगठन क्या कहलाता है, जीन प्रारूप कहलाता है, अर्थात जीनोटाइप कहलाता है। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी जीव के जीन प्रारूप हैं। बात समझ में आई? आगे देखते हैं लक्षण प्रारूप, इनको फिनोटाइप कहते हैं। ये जीवों के लक्षणों जैसे रंग, रूप, लिंग, आकार, व्यवहार आदि को प्रदर्शित करते हैं और ये दिखाई देते हैं, अर्थात ये बाहर आपको दिखाई देंगे। और जो जीन प्रारूप होते हैं ये बाहर दिखाई नहीं देते हैं और ये युग्म विकल्पी के विशेष जोड़े होते हैं, अर्थात एलील्स के विशेष जोड़े होते हैं। ये जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं जीनोटाइप। और जो फिनोटाइप है वो बाहर से दिखाई देगा, जैसे लाल और सफ़ेद, ये सब क्या होते हैं, फिनोटाइप होते हैं। जीनोटाइप उसकी जीनी संरचना होती है और फिनोटाइप वो जो बाहर से दिखता है। जो बाहर से जैसा दिखता हो जरूरी नहीं है कि अंदर से वैसा ही हो। बात समझे हमारी? जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसको हम शुद्ध लाल बोलेंगे, शुद्ध लाल। या ये किस कलर का दिखेगा हमको, लाल कलर का दिखेगा। किस कलर का दिखेगा, लाल कलर का दिखेगा। इसमें लाल रंग का प्रभावी लक्षण है तो ये भी दिखेगा लाल, और ये मान लेते हैं दिखा सफेद। तो लाल और सफेद आपने देखा, तो इनके क्या है, ये जीनोटाइप है। ये जो कैपिटल आर है ये है इसका जीनोटाइप, यहीं पे अंतर आपको पता चल जाएगा। और जबकि जो कलर बाहर हमको दिख रहा है वो है फिनोटाइप। अब यहाँ पर भी ये क्या है, जीनोटाइप है और ये क्या है, फिनोटाइप है। तो जीनोटाइप फिनोटाइप समझ गए। अब बात करें कि जीनोटाइप भिन्न भिन्न है लेकिन फिनोटाइप समान है, अर्थात भिन्न भिन्न जीनोटाइप के फिनोटाइप समान हो सकते हैं। क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं इसका कैपिटल आर है, जबकि इसका कैपिटल आर स्मॉल आर है। फिर भी ये किस कलर का है, लाल कलर का, और जबकि ये भी कैसा था, लाल था। हालांकि ये संकर लाल होगा लेकिन कलर कैसा है, लाल ही तो है। तो भिन्न भिन्न
जीनोटाइप के फिनोटाइप समान हो सकते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न फिनोटाइप के जीनोटाइप समान नहीं हो सकते। अगर ये लाल है, ये लाल है, और ये लाल और सफेद के जो जीनोटाइप होंगे वो समान नहीं होंगे। क्या हमने बताया? हमने कहा कि भिन्न भिन्न जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या है? आंतरिक जीनी संरचना है, जीनी संगठन है। तो भिन्न भिन्न जीनी संगठन या जीनोटाइप के फिनोटाइप समान हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा यहाँ दोनों लाल हैं, लेकिन भिन्न भिन्न फिनोटाइप के जीनोटाइप समान नहीं हो सकते। जीनोटाइप आंतरिक संरचना, इसको आप बाहर से देख नहीं सकते हो, अध्ययन कर सकते हो इसका। जबकि फिनोटाइप क्या है? बाहर से दिखाई देती है, चाहे वो उसका रंग हो, रूप हो, व्यवहार हो, आकार हो, वो सब कहलाता है फिनोटाइप। आगे बढ़ते हैं, और वो है समयुग्मजीव। क्या है? समयुग्मजीव अर्थात होमोजाइगस। होमोजाइगस का अर्थ होता है कि इनमें एक लक्षण के दोनों जीन्स एक समान प्रकार के होते हैं। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी हमने ले लिया, तो ये भी लंबाई का प्रभावी लक्षण है और ये भी लंबाई का प्रभावी लक्षण है, और इनको हम लोग शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध युग्मजीव भी बोल सकते हो। समयुग्मजीव या शुद्ध युग्मजीव भी इनको बोल सकते हो, क्योंकि इनसे क्या निर्माण होता है? शुद्ध। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो जाते हैं? शुद्ध युग्मजीव या समयुग्मजीव होते हैं। तो इनमें एक लक्षण के दोनों जीन्स एक समान प्रकार के होते हैं। जैसे प्रभावी समयुग्मजीव कैपिटल टी, अप्रभावी समयुग्मजीव स्मॉल टी। अब क्या हो सकता है? अब आएगा विषम युग्मजीव, जिसमें एक और दूसरा जो विकल्पी होगा वो भिन्न होगा। तो विषम युग्मजीव क्या होते हैं? इनमें एक लक्षण के लिए दोनों जीन्स कैसे होते हैं? असमान होते हैं, अर्थात एक प्रकार के नहीं होते। जैसे ले सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी लंबा होगा, लेकिन इसमें आप जीनोटाइप मतलब फिनोटाइप इसका लंबा, फिनोटाइप में कैसा दिखेगा? लंबा दिखेगा। लेकिन अगर जीनोटाइप की बात करोगे तो जीनोटाइप में क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी, जीनोटाइप इसका भिन्न हो गया है, जबकि लंबा ये भी था और इसका जीनोटाइप क्या था? कैपिटल टी। तो जीनोटाइप दोनों का भिन्न भिन्न है और फिनोटाइप दोनों का एक जैसा है। अगर यहाँ बात करें तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा, और ये भी कैसा दिख रहा था? लाल दिख रहा था। तो दोनों का जो फिनोटाइप है वो समान है, जबकि जीनोटाइप दोनों के भिन्न भिन्न है। तो विषम युग्मजीव का अर्थ होता है कि इसमें दो असमान, मतलब एक ही लक्षण के दो असमान जो उपस्थित होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसको कहते हैं विषम युग्मजीव। विशेषक की बात करें ट्रेट्स की, तो किसी लक्षण के दो भिन्न उपलक्षणों को विशेषक कहते हैं। जैसे लंबा और बौना जो आप लिखेंगे लक्षण के रूप में, वो कहलाते हैं विशेषक। तो युग्मक क्या होता है? तो युग्मक क्या है? एक परिपक्व जनन कोशिका जो निषेचन के लिए विशेषित हो, उसे क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। इन 60 हमने क्या पढ़ा? हमने जाना कि अनुवांशिक लक्षणों का जो वाहन करते हैं वो कहलाते हैं जीन्स, और जीन के विभिन्न वेरिएंट्स को हम कहते हैं एलिल्स। अब इसमें से आप ये नहीं पता लगाओगे कि ये जीन है या ए एलिल है, क्योंकि जो जीन का रूप होगा वही क्या होगा? एलिल होगा। तो जीन का रूप ही एलिल है, तो अब एलिल को जीन, आप जीन को एलिल ऐसे कंफ्यूज थोड़े होना है। वो एलिल जो है वो जीन का ही क्या है? रूप है। क्लियर हो गई बात? अब आगे बात किया हमने इसके बाद जीन प्रारूप की, जीनोटाइप की। तो जब मतलब किसी भी लक्षण का जो जीनी संगठन होता है उसे जीनोटाइप कहते हैं, जबकि जो बाहर से दिखता है उसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। समयुग्मजीव अर्थात जिसमें दोनों जीन्स जो होंगे वो समान प्रकार के होंगे, दोनों जीन, ये जीन और ये जीन दोनों प्रकार के समान होंगे तो कहेंगे समयुग्मजीव। अगर अलग अलग होंगे तो विषम युग्मजीव। अब कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, चलिए उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो महत्वपूर्ण टर्म है वो है संकरण, क्योंकि आगे चल करके बार बार संकरण शब्द का प्रयोग होगा क्रॉस का। तो क्या होता है ये? तो संकरण का अर्थ होता है कि यह वह क्रिया है जिसमें दो जनकों के युग्मजों का संलयन कराया जाता है। क्या कहलाती है? संकरण क्रिया कहलाती है। और जब हम दो अलग अलग जनकों को, दो भिन्न भिन्न जनकों का लेकर के संकरण करवाते हैं, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर के संकरण के पश्चात यदि कैपिटल आर स्मॉल आर जो बनता है इसे हम संकर कहते हैं, अर्थात हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। जब हम दो जननिक रूप से भिन्न शुद्ध जनकों का, ये शुद्ध लाल है, ये शुद्ध सफेद मानकर चलते हैं, अगर दो जननिक शुद्ध
जनकों के बीच हम संकरण कराते हैं और इसके पश्चात जो विषम युग्मजी संतति उत्पन्न होती है उसे हम संकर कहते हैं। तो संकर और संकरण आपको हमने एक साथ में समझा दिया। संकरण क्या है? वह प्रक्रिया है जीवों के मध्य होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें दोनों जीवों के युग्मजों का संलयन होता है, क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। अब जब दो भिन्न भिन्न जननी रूप वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण हो और उसके पश्चात विषम युग्मजी क्या है इसका? देखिए, एक जीन कैपिटल आर है, दूसरा जीन स्मॉल आर है। विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस जो संतति उत्पन्न होगी उसे संकर कहेंगे। तो ये दोनों टर्म आपको क्लियर हो गया। बात करते हैं संकरण के प्रकार। तो संकरण सबसे पहला प्रकार है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण का मतलब होता है ऐसा संकरण जिसमें हम जीव के केवल एक ही लक्षण को लेकर के चलेंगे। जैसे हमने मान लिया कि लाल, हम रंग को लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं? रंग, जिसमें हमने लाल और सफेद दो रंग ले लिए, लाल और सफेद। इसको हमने कैपिटल आर माना, इसको स्मॉल आर माना। अब इनके बीच जो संकरण कराएंगे वह क्रिया कहलाएगी एक संकर। क्या कहलाएगी? एक संकर अर्थात मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगी। नेक्स्ट है द्वि संकर क्रॉस अर्थात डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या होता है? हम दो लक्षणों को लेकर के चलते हैं। जैसे हम बीज के दो लक्षण ले लेते हैं जो कि मेंडल ने लिया था। बीज का रंग पीला और गोल एक बीज हो गया, और दूसरा जो इसका अप्रभावी लक्षण है हरा और झुर्रीदार, ये इसका हो गया अप्रभावी लक्षण। तो पीला को कैपिटल वाई, गोल को कैपिटल आर, और यहाँ हरा को हमने लिख दिया स्मॉल वाई, और झुर्रीदार को स्मॉल आर। तो ये दो लक्षण जो हम लेकर चलेंगे और इनके बीच जब संकरण कराएंगे तो इसे हम कहेंगे द्वि संकर क्रॉस। क्या कहेंगे? द्वि संकर क्रॉस कराएंगे। तो ये समझ आ गई आपको व्युत्क्रम क्रॉस क्या है। व्युत्क्रम क्रॉस को रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं, और इंग्लिश से आपको ऐसे ही समझ आएगा कि इसमें चेंजिंग होती है। जैसे एक संकरण में मान लेते हैं कैपिटल आर पहले संकरण में मेल की तरह काम कर रहा है और स्मॉल आर फीमेल युग्मक की तरह कार्य कर रहा है। लेकिन अगला जब इसका दूसरा संकरण हम कराएं तो इसमें हम इसको ले लें फीमेल कैपिटल आर और मेल हो गया स्मॉल आर, ये हो गया मेल। तो इस प्रकार के संकरण को हम लोग रेसिप्रोकल संकरण कहते हैं, जिसमें क्या होता है? जनकों की अदला बदली होती है। जनकों की जिसमें अदला बदली होती है वो कहलाती है रेसिप्रोकल संकरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट है विपरीत संकरण या बैक क्रॉस, इसको बोलते हैं। बैक क्रॉस का मतलब पीछे पहुंचना, अर्थात एक पीढ़ी पीछे जाना। जैसे कि आप ऐसे समझें कि कैपिटल आर स्मॉल आर इनका संकरण हमने कराया और बना हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब अगर इसका हम जो यौवन पीढ़ी में संतान मिली है इसका संकरण फिर से हम इससे करा देते हैं, बात समझिएगा, फिर से इसके प्रभावी लक्षण से करा रहे हैं तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस कहलाएगा। तो बात समझ आ गई। अर्थात इसमें ऐसे हम कराएंगे संकरण कि कैपिटल आर और ये संकरण होगा तो ये कहलाएगा बैक क्रॉस। संतति का जनक से फिर से संकरण कहलाना मतलब कराना क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। नेक्स्ट है परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता है? इसमें भी सेम प्रोसेस होती है। जब दो जनकों का आपस में संकरण कराया हमने, यहाँ पे देखिए दो जनकों का आपस में संकरण कराया और इसके बाद अगर हम जो संतान उत्पन्न हो रही है यौवन पीढ़ी की उसका किससे अप्रभावी लक्षण के साथ करवाते हैं तो वह कहलाता है परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस कहलाता है। जैसे कि कैपिटल आर स्मॉल आर इन दोनों के संकरण से बना कैपिटल आर स्मॉल आर और इसका हमने स्मॉल आर से संकरण करा दिया तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा आपका? परीक्षार्थ संकरण। तो ये बात समझ आ गई। एक संकर क्रॉस में एक लक्षण को लेकर के क्रॉसिंग करवाएंगे, द्विसंकर में दो, व्युत्क्रम में रेसिप्रोकल होता है, मेल और फीमेल जनकों का आपस में अदला बदली होता है, विपरीत में बैक क्रॉस में एक पीढ़ी पीछे जाकर के अर्थात संतति का जनक से ही क्रॉस करवा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षार्थ संकरण। इसमें जो संतति है उसका जनक के अप्रभावी जो जनक है उससे क्रॉस कराया जाता है। नेक्स्ट संकर जो था, संकर हमने आपको बता दिया था कि जब दो शुद्ध
विपरीत लक्षणों वाले जनकों से निर्मित विषम युग्मजी क्या कहलाता है? संकर कहलाता है। नेक्स्ट है यौन पीढ़ी। यौन पीढ़ी का मतलब होता है जब दो भिन्न भिन्न, बात समझिएगा, दो भिन्न भिन्न जननिक रूप वाले जनकों के संयुग्मन के फलस्वरूप बनी हुई प्रथम पीढ़ी को ही हम लोग यौन पीढ़ी कहते हैं। और यौन पीढ़ी के बाद जब हम यौन पीढ़ी में जो संतानें उत्पन्न होंगी, आगे तो हमको बहुत सारा क्रॉस कराना है। क्रॉस को लेकर के आप इतना क्रॉस कराएंगे कि क्रॉस से जो जितना भी कंफ्यूजन है वो सब क्रॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का मतलब शुद्ध जनकों के क्रॉस के फलस्वरूप जो पहली पीढ़ी बनती है उसको यौन पीढ़ी कहते हैं। और यौन पीढ़ी के संतानों में जब क्रॉस करवाते हैं तो जो बनती है उसको क्या कहते हैं? यपटू पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? यपटू पीढ़ी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रभावी लक्षण। प्रभावी या डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है जो स्वयं को प्रदर्शित करा सके। कब? चाहे वो समयुग्मजी हो, समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी दोनों कंडीशन में, विषम युग्मजी दोनों कंडीशन में जो स्वयं को प्रदर्शित करा सके या व्यक्त करा सके वो लक्षण ही क्या कहलाएगा? प्रभावी लक्षण कहलाएगा। जैसे लंबापन के लिए कैपिटल टी, तो चाहे कैपिटल टी हो तो भी लंबा ही पौधा होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी है फिर भी कैपिटल टी होने के कारण ये दब जाएगा और ये लक्षण उभर के आएगा, तो ये कहलाएगा प्रभावी लक्षण। नेक्स्ट है अप्रभावी लक्षण, अर्थात ये जो लक्षण जब प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में जो प्रदर्शित नहीं होता है वही कहलाता है अप्रभावी लक्षण। या आगे हम लोग प्रभाविता का नियम पढ़ेंगे तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण वहां आप डिटेल में पढ़ सकेंगे। पुनेट चौखाना भी आपको समझना होता है। इसमें 1927 के आसपास आरसी पुनेट ने इसको दिया था एक स्क्वायर, जिसमें मेल और फीमेल युग्मकों को रख करके इसमें क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाता है। और इसको आप आगे चल के बहुत ही यूज करने वाले हैं, जिसमें एक साइड में मेल और दूसरे साइड में फीमेल को रख कर आपस में संकरण ऐसे ऐसे कराना होगा। और ये मैं आपको डिटेल में आगे की वीडियोज में बताऊंगा। तो आई होप आज की जो वीडियो है उसमें आप बहुत से टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपने जीन समझ लिया, एलील समझ लिया, जीनोटाइप फिनोटाइप समझ लिया है। ऐसे ही संकरण हमने कंप्लीट समझा दिया है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अगले पार्ट में अब मिलते हैं, तब तक के लिए इसको आप पढ़िए, रफ कॉपी में एक बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा जिससे कि आपको समझ आ जाए। अगर कहीं भी समझने में प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों में तो शेयर ज़रूर करें। अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।